टाइम नहीं हुआ है। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। हेलो, राधे राधे, गुड। हो गया भाई, हो गया स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड हाँ हाँ, ओके, ठीक है बच्चों, आ जाओ फिर, स्टार्ट करें। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए आ जाइए। बिल्कुल बच्चों, चलो आ जाओ। तो मामला ये है बच्चों, हाँ क्लास स्टार्ट हो गई, नैन्सी आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज ऑन टाइम। देखो भाई, बात ये है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी पढ़ लिया था, है ना। बोला था प्रमोटर कहाँ लोकेटेड है, टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है। आज बात करना है हमें, आज बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं होगी, मैकेनिज्म की बात होगी। और जब मैकेनिज्म की बात हो, मैकेनिज्म की बात हो, तो फिर ध्यान देना है समझने में, राइट। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। देखो बच्चों, आ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चों। किसके मैकेनिज्म की? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों एनसीईआरटी कहती है कि ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला है इनिशिएशन, है ना। पहला है इनिशिएशन। कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर, राइट। इलोंगेशन कौन कराएगा? केवल आरएनए पॉलीमरेज। इलोंगेशन कौन कराएगा? केवल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। टर्मिनेशन तीसरा स्टेप, कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ रो फैक्टर। याद है ना, टर्मिनेटर ढूंढने में रो फैक्टर मदद करेगा प्रोकैरियोट में, है ना। एक सेकंड, ये लो इसे हटा दिया। आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर, सही है। अच्छा बच्चों, तो आ जाइए बच्चों, आ जाइए, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात सभी ध्यान से। मामला यह है बच्चों, एनसीईआरटी निकालो ना, पेज नंबर 110। पुरानी है तो, नई है तो 94, नई है तो 94, पुरानी है तो पेज 110, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। पुराने में 110 पेज, नए में 94, सेकंड पैराग्राफ। वहां देखना लिखी होगी लाइन क्या, कि एन इंट्रीगुइंग क्वेश्चन। इंट्रीगुइंग का मतलब, हाँ फर्स्ट स्लाइड है भाई, लिखा है एन इंट्रीगुइंग क्वेश्चन। इंट्रीगुइंग का मतलब है एक दिलचस्प सवाल, एक क्यूरियोसिटी से भरा सवाल। क्या है कि हाउ आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटेलाइज ऑल द 3 स्टेप। हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है। हाउ आरएनए पॉलीमरेज, इंट्रीगुइंग मतलब इंटरेस्टिंग या दिलचस्प या फुल ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल है कि कैसे कोई आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप, आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप करा रहा है। ये सवाल है, सवाल है। अब एनसीईआरटी आंसर देती है। फर्स्ट स्लाइड है शालू, फर्स्ट स्लाइड है भाई। चलो तो सुनिए मेरी बात। तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे 3 स्टेप करा पाता है, ये सवाल एनसीईआरटी ने पूछा। फिर जवाब दिया है कि देखो, आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पर तो केवल इलोंगेशन कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पर इलोंगेशन कराएगा। हाँ, ये टेम्परेरली, इंग्लिश में लिखा है ट्रांजिएंटली एसोसिएट हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज टेम्परेरली जुड़ जाता है। किससे टेम्परेरली जुड़ जाता है? या तो सिग्मा फैक्टर से जुड़ जाएगा तो इनिशिएशन करा देगा, रो फैक्टर से जुड़ जाएगा टेम्परेरली तो टर्मिनेशन करा देगा। सही है, ट्रांजिएंटली मतलब टेम्परेरली।
अरे क्वेश्चन तो हो गए भाई, वीडियो सोल्यूशन भेज दिया, अब कितना भेजूंगा? हाँ, क्वेश्चन खुद करो। कर रहा है, कौन से क्वेश्चन करने हैं भाई? टेस्ट वाले तो करा दिए, ठीक है। हाँ, वीडियो सोल्यूशन भेज दिया भाई मैंने तो, पूरा पूरा रिकॉर्ड करके। हाँ, पेज नंबर 110 पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी तो पेज 94 सेकंड पैराग्राफ, अनिल, है ना। सेकंड पैराग्राफ क्या क्वेश्चन है? एक एंट्री गोइंग क्वेश्चन है। एंट्री गोइंग का मतलब है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी से भरा क्वेश्चन है। क्या कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे तीनों स्टेप चला सकता है। तो एनसीईआरटी जवाब देती है कि आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली अपने दम पर तो इलोंगेशन कराएगा, राइट। मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दो बच्चे, मैं तो क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा, है ना। अगली क्लास में मॉड्यूल रख लूंगा और बताते जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन अब कर लेने हैं, है ना। वो ज्यादा सही रहेगा, और हर क्लास में बताता रहूंगा, वही आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पर क्या कराता है? इलोंगेशन, सही है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है ट्रांजिएंटली, टेम्परेरली, सिग्मा फैक्टर से या रो फैक्टर से। सिग्मा फैक्टर से जुड़ेगा तो इनिशिएशन कराएगा, रो फैक्टर से जुड़ेगा तो क्या कराएगा? टर्मिनेशन। मतलब आरएनए पॉलीमरेज अभी क्या करा रहा है, ये स्पेसिफाई कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ा है? अगर आरएनए पॉलीमरेज किसी से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है वो डिसाइड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज किसी से नहीं जुड़ा है, इलोंगेशन करा रहा है। सिग्मा से जुड़ रहा है, इनिशिएशन करा रहा है। रो फैक्टर से जुड़ा है, टर्मिनेशन करा रहा है। अरे प्रिंस, हिंदी में जहां पर स्प्लाइसिंग वाला डायग्राम बना है ना, उसके आसपास देखना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब बात आती है बच्चों कि मैकेनिज्म को पढ़ा जाए। पहले इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। देखो, ये जो इनिशिएशन स्टेप है बच्चों, जो इनिशिएशन स्टेप है, इसको मैं 3 पार्ट में कराता हूं, 3 पार्ट में। तो देखो, यहां थ्योरी लिख देता हूं, अगले पेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको क्या लगता है इनिशिएशन में क्या क्या होगा? आपको नहीं लगता पहले प्रमोटर को पहचाना जाएगा, है ना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा प्रमोटर से विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर की मदद से। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं पहले ऑब्वियस है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोट क्या होगा? प्रमोटर को ढूंढा जाएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जुड़ जाएगा, किसकी मदद से? सिग्मा फैक्टर। और याद है, जब सिग्मा फैक्टर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज, याद करो, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर डीएनए को खोलेगा। यही होगा, यही होगा। अभी मैकेनिज्म पर फोकस करें सभी। दूसरा क्या होगा? अनवाइंडिंग होगा डीएनए डबल हेलिक्स का, अनवाइंडिंग होगा डीएनए डबल हेलिक्स का। कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कैसे कराएगा? बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। तीसरा आएगा बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग वाला हिस्सा अगले पेज में बता दूंगा, सही है। तो ये तीनों चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है बच्चों। आ जाओ, एक एक करके देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, देखो भाई, देखो, मैकेनिज्म पर फोकस करना। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, अलर्ट रहिएगा सभी। ये स्ट्रैंड मान लो 3 से 5 है, मतलब ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड क्या हुआ? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 से 3 है, कोडिंग स्ट्रैंड। भाई 3 से 5 वाला स्ट्रैंड अच्छे समझना बारीकी से, क्योंकि मेन तो मैकेनिज्म ही है भाई, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, सही है। और याद है, इधर इधर की तरफ प्रमोटर है, इधर की तरफ प्रमोटर है, इधर टर्मिनेटर है, इधर टर्मिनेटर है।
टर्मिनेटर है, ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। और याद करो यहां पर जहां से प्रमोटर खत्म हो रहा है वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इसे क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, राइट। और क्या बताऊं? देखो जरा, नहीं हेलिकेज वेलिकेज का कोई चक्कर नहीं है राहुल, हेलिकेज का काम नहीं है। जो पेज अभी मैंने खुलवाया था ना 110 नई एनसीईआरटी में 94, उसका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज किसी तरह से डीएनए खोल देता है। सही है, यहां सब कुछ अलग है, ध्यान से देखते जाओ। आपको याद है बच्चों प्रमोटर की पहचान टाटा एट प्रिब्नोबॉक्स प्रोकैरियोट में? अच्छा, तो प्रमोटर का लोकेशन क्या बताया था मैंने? कोडिंग स्ट्रैंड। तो याद है प्रिब्नोबॉक्स टाटा एट कहां होगा? यहां प्रमोटर वाले एरिया में। अगर टाटा एट इसमें है तो दूसरे स्ट्रैंड में है ना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, तो बच्चा ये पूरा है ना, हाँ उसमें कोई स्ट्रैंड नहीं है। टाटा एट इस स्ट्रैंड में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां होगा, टी का ए का टी, टी का ए का टी, ए का टी, है ना, ए टी टी ए टी टी ए टी और ये ए, यही है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ओ सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब सुनिए पहला स्टेप कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूं बस वही होगा, ठीक है। आ जाओ अब ये क्या है, दो दो बारे, अरे राम, ये लो, देखो बच्चों अब आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज। कौन आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। मान लो ये है आरएनए पॉलीमरेज, इससे कौन जुड़ा है? सिग्मा फैक्टर। चलो सिग्मा फैक्टर पिंक कलर का ले लेते हैं, सिग्मा फैक्टर आ गया। तो ये है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से, याद है ना आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ गया। अरे ये सिग्मा ही तो है, अरे बता तो दिया स्ट्रक्चरल जीन पूरे में है, सिर्फ प्रमोटर और टर्मिनेटर के लिए हमने कोडिंग स्ट्रैंड बताया था बच्चे, ठीक है एसएफ, ठीक है। अब सुनिए, अब अभी मैकेनिज्म पर बात करें बच्चे, अभी कुछ ना ध्यान दो, अभी मैकेनिज्म पर फोकस करो। देखो आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर आया और ढूंढ लिया टाटा एट और आरएनए पॉलीमरेज को बता दिया कि ये रहा प्रमोटर, चल जुड़ जा, तो चलो जुड़वाओ, तो चलो जुड़वाओ, ये लो जुड़वा रहा हूं, ये गया और ये देखो जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज। अकेले थोड़ी ना गया है भाई, अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर जाके जुड़ गया, जाकर जुड़ गया। अब आगे क्या होगा? पहला स्टेप हो गया, प्रमोटर को ढूंढा और जुड़वा दिया। बच्चे एक चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया, जुड़ तो गया लेकिन याद करो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन 80 रिच एरिया ओरिसाइट्स होता है, यहां भी तो डीएनए टाटा एट 80 रिच एरिया, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जल्दी टूटेगा, इसीलिए तो यहां जाकर जुड़ा है ताकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना जल्दी आसान है और जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो जल्दी नहीं टूटेंगे। तो 80 रिच एरिया कमजोर एरिया से खोला जा रहा है, तो सिग्मा फैक्टर ने ले जाके जुड़वा दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज कर दू काम, क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, तो पहले तो यहां के 80 रिच एरिया के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते तोड़ते यहां तक का डीएनए खोल देगा, यानी का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा और डीएनए खोल देगा यहां तक, तब तो अगला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो चलो अगला डायग्राम देखो, देखो भाई अगला डायग्राम देखो, तो मान लो डीएनए खुल गया, ये है 5, बच्चों देखो ध्यान से, मान लो इतना डीएनए खुल चुका है, इतना डीएनए खुल चुका है, ये देखो ये 3 से 5, ये 3 से 5,
ये इतना डीएनए खुल चुका है। ये टर्मिनेटर एरिया है भाई, ध्यान देते रहे ना, ये टर्मिनेटर एरिया है। टर्मिनेटर एरिया है, ठीक है। वो 5 से 3, ये 3 से 5, ध्यान देते रहेंगे सभी। ये डीएनए अभी भी कॉइल्ड है ना। ये वाला हिस्सा खुल गया। अब खुल गया तो देखो तो सही, ये यहां से लेकर यहां तक ये प्रोमोटर एरिया था। ये क्या था? प्रोमोटर एरिया, ठीक है। और देखो बच्चों, फोकस जो समझा रहा हूं ना उस पर रखना भी, है ना। हाँ देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो ये जो टाटा एट था, TA TA AT अलग हो गया, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है AT, फिर AT, फिर TA अलग हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया ना, सही है। हाँ, AT रिच एरिया से। अब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए इधर का खोल के आगे खोल दिया। मान लो डीएनए में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें मान लो यहां पर, अरे रेप्लिकेशन की तरह समझा रहा हूं, डीएनए में याद है ना, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होंगे। मान लो DMP है, DCMP है, DGMP है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहां होंगे। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 से 5 वाली, सही है। तो डीएनए तो खुल चुका, अब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए तो खोल चुका है, अब आरएनए बनाएगा। अब कहानी वही है बच्चों, कौन सी? आरएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे सब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएंगे। याद करो रेप्लिकेशन, सबको मोनोफॉस्फेट और पीपीआई में तोड़ा जाएगा। अब पहला वाला छोड़कर सभी पीपीआई को तोड़ने से एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी जो निकलेगी उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए जाएंगे। याद है? हाँ, AT से स्टार्ट होगा। हाउ मेनी? आरएनए में कितने बेसिस भी हो सकते हैं बच्चे, अभी तो मैंने 2-3 बना दिए हैं। आ जाओ देखो, तो देखो ना, तो DAMP के सामने, मान लो DAMP के सामने लग गया, क्या लग गया? कलर, ठीक है, यही यूज कर लेते हैं। क्या आएगा इसके सामने? UTP। आरएनए बनना है भाई, है ना। तो 3 है तो ये 5 है, UTP। याद करो, UTP को तोड़ा जाएगा UMP प्लस PPI, तो UMP प्लस PPI, ये 5 और 3। पहले का PPI अभी किसी काम नहीं आया, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाना है अरुण, तो अभी किसी काम का नहीं आएगा, लेकिन आगे तो काम आएगा ना। अच्छा, अब आरएनए हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, मैंने बोला था अपने आप बनेगा, सही है, ठीक है। आइए, अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, देखा साइटोसिन है तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड लगा दिया GTP, ये 5th पोजीशन, ये 3rd पोजीशन। अब याद है ना क्या करेगा? क्या कि GTP को तोड़ा जाएगा, GTP को तोड़ा जाएगा इंटू GMP प्लस PPI, GMP प्लस PPI। अरे भाई, GTP को तोड़ दिया गया इंटू GMP प्लस PPI। अब PPI क्या है? याद है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। अब ये जो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है इसको तोड़ेगा पायरोफॉस्फेटेज, और रिलीज होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो यूज होगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद है बच्चों, रेप्लिकेशन कॉपी चल रहा है, बस वहां डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगते थे, यहां आरएनए के लग रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो डीएमपी के सामने भाई एटीपी की एनर्जी, ढेरों प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की जहां एटीपी यूज होगा, समझे। अगर एटीपी खर्च कर दोगे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में तो बाकी मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी कहां से लाओगे? इसीलिए ये लोग अपने लिए एनर्जी का जुगाड़ खुद करके लाते हैं, सही है। तो मैं बोल रहा हूं जितने भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आया, जीटीपी तो आया लेकिन जीएमपी प्लस पीपीआई में टूट गया, पीपीआई को तोड़ा गया तो निकली एनर्जी। एनर्जी जो निकली उससे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी नहीं लगेगी, वो वीक बॉन्ड है, अपने आप बनेगा। लेकिन जो एनर्जी निकली बच्चों उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे, किससे? पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3' OH से। देखो ना, पिछले का 3' OH
फ्री है, पिछले का 3-OH फ्री है, तो पिछले के 3-OH से लो बना दिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका खुद का 3-OH फ्री है, ताकि जो अगला है वो इसके 3-OH से जुड़े। डीएनए हो या आरएनए कोई भी बने यही रहेगा, जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा पिछले के 3-OH से जुड़ेगा। आगे बढ़ो, देखा ग्वानीन है तो क्या आएगा, सीटीपी, सीटीपी को तोड़ा जाएगा सीएमपी प्लस पीपीआई। अब पीपीआई को तोड़ने से जो एनर्जी निकलेगी उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा पिछले के 3' से, है ना। और उसका खुद का 3' फ्री है, ताकि जो अगला है वो उससे जुड़े। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो बच्चों वीक बॉन्ड है, अपने आप बनेगा। समझ रहे हैं? हाँ, एक ही स्ट्रैंड पर काम होगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? सिंपल से शब्दों में बोल रहा हूं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे आरएनए के, किसके सामने अलाइन हो रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के सामने, टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के सामने अलाइन हो रहे हैं। जितने भी आ रहे हैं सब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आ रहे हैं, और ट्राइफॉस्फेट में आने के बाद उन्हें किस में बदला जा रहा है? मोनोफॉस्फेट में। सही है? अश्विन जब क्लास किया होगा पिछली, तो रेप्लिकेशन पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा भाई, है ना। वो तो पढ़ेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज जो है जैसे रेप्लिकेशन में होता था वैसे यहां पर भी होगा, रेप्लिकेशन की तरह यहां पर भी होगा। ट्रांसक्रिप्शन में भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आएंगे, सब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएंगे, फिर किसमें बदला जाएगा? मोनोफॉस्फेट प्लस पीपीआई में। पीपीआई पहले वाले को छोड़कर जितने भी पीपीआई आएंगे सबको तोड़कर एनर्जी निकलेगी, उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया जाएगा पिछले के 3-OH से। सही है? अब इसका पिछले के 3-OH से बॉन्ड बन गया, अब जो अगला आएगा वो इसके 3' से जुड़ेगा। अरे तो देखो ना, छोटा सा आरएनए बन गया, देखो छोटा सा आरएनए बन गया, 5 से 3 बन गया आरएनए, छोटा सा आरएनए बन गया। और अरे बच्चे, न्यूक्लियोटाइड कहां से है? न्यूक्लियस में पड़े हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कहां से आ रहे हैं? यहीं से, न्यूक्लियोप्लाज्म में है। फॉस्फेट एनर्जी देने के बाद काम कहां आएगा? बाद में कहीं भी एडीपी के साथ पीआई जोड़कर एटीपी बनाना होगा, वहां काम आ जाएगा। किसी कंपाउंड में फॉस्फेट डालना है, वहां काम आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब सुनो तो, आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं बैठा है, अब वो डीएनए खोलते खोलते, आरएनए बनाते बनाते यहां पहुंच चुका है। ये देखो, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ चुका है, ये देखो, और सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ था। सही है ना? ये है बच्चों, सही है, यही है। आलम, तेरा डाउट क्या है? बोल दे तू भी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आरएनए थोड़ा सा बन गया ना, इनिशिएशन खत्म। एक बार फटाफट रीकैप करें, फटाफट इनिशिएशन को देखो। सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर ढूंढा और आरएनए पॉलीमरेज को यहां जुड़वा दिया, फिर उसने डीएनए खोला, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर डीएनए खोलने लगा तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग होने लगी, वही तो बेस पेयरिंग नाम दिया था। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएंगे, जितने भी आएंगे। अरे अगर थाइमीन होगा ना बच्चे डीएनए में, हर्षिका, अगर थाइमीन होगा ना तो सामने एडेनिन लगेगा। सही है? हाँ, और कुछ नहीं है। जीटीपी को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड नहीं बोलना है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलना है। क्या बोलना है? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये पीपीआई टूटते रहेंगे, फॉस्फेट अलग होते रहेंगे, किसी भी कंपाउंड में यूज होते रहेंगे, कुछ बनाने में, किसी रिएक्शन में। सेल में हजारों रिएक्शन एक साथ चल रही हैं। ओ भाई, क्या कर रहा है इमरान? रेप्लिकेशन में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट का काम करता है और एनर्जी देने का काम करता है। यहां पर आरएनए बन रहा है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड नहीं, राइबोन्यूक्लियोसाइड काम आएंगे। ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में जाओ, वहां मिलेगा। ठीक है? हाँ, अब एक ही डायरेक्शन बनेगा। अब सब फोकस करें, अभी फिलहाल फोकस करें। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लग गए, थोड़ा सा आरएनए बन गया, थोड़ा सा आरएनए बन गया। अब जैसे ही आरएनए थोड़ा सा बना,
इनिशिएशन खत्म, और अब सिग्मा फैक्टर अलग हो गया। अगली बार फिर काम आएगा जब इनिशिएशन कराना होगा। सिग्मा का अलग होना मतलब इनिशिएशन खत्म, इलोंगेशन चालू। सही है? हाँ। और क्या बच्चों, मैं एक चीज बोल सकता हूं, क्या एक चीज बोल सकता हूं, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एटीपी ये जो आ रहे हैं, इनको क्या बोलूं? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दो काम कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट का, अरे मोनोफॉस्फेट में बदलकर आरएनए का हिस्सा बन रहे हैं, सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, और एनर्जी दे रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। ओ भाई, जो एनर्जी निकल रही है उसी से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, यही तो एनर्जी की एक्सप्लेनेशन। हेलिकेज नहीं काम आता ट्रांसक्रिप्शन में। ओ भाई बच्चे, विशाल, न्यूक्लियोटाइड, दिमाग लगाओ यार, न्यूक्लियोटाइड जब बोलोगे तो ट्राइफॉस्फेट अलग से बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। फिर तो बोलो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं आरएनए बनाने। हम पूरा लिख रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड के बाद ट्राइफॉस्फेट भी तो लिख रहा हूं, तो ट्राइफॉस्फेट मिलाकर न्यूक्लियोटाइड ही तो हो जाएगा। सही है? हाँ। तो सुनो मेरी बात, मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं क्या, कि राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। किन्हें लिख रहा हूं? वो जो आरएनए बनाने आ रहे थे, कौन आ रहा था? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। अरे है तो ये न्यूक्लियोटाइड, लेकिन भाई न्यूक्लियोटाइड अगर लिखूंगा तो फॉस्फेट नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें फॉस्फेट इंक्लूडेड है। लेकिन अब यहां पर जो है, मैं न्यूक्लियोसाइड के बाद 3 फॉस्फेट लिख तो दिया, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोल दो या सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बोल दो, फिर फॉस्फेट नहीं बोलना। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा ना बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच। हाँ ठीक है। अब क्या बोलूं, ये दो काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्या काम करते हैं ये? एक तो मोनोफॉस्फेट में बदलकर आरएनए बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं मतलब सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, एज वेल एज एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर पॉलीमराइजेशन, या बोलो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सही है? ये इनिशिएशन हो गया बच्चों। ठीक है, अब कोई बात नहीं करना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में टीटीपी नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि आरएनए में होता ही नहीं थाइमीन। सही है? यूटीपी होता है। अब इनिशिएशन के बाद आया इलोंगेशन। अब समझना बड़े तगड़े तरीके से, क्योंकि जो भी होने वाला है भारी होने वाला है, दिमाग पर जोर डालना। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, आगे पिछली स्लाइड में चलो। देखो आरएनए बन चुका, थोड़ा सा बन चुका। नहीं, राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट क्यों बोलोगे भाई? राइबोन्यूक्लियोटाइड में मोनोफॉस्फेट भी होता है, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड बोल दिया मतलब उसमें तीनों तरह के फॉस्फेट हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। अब सुनिए, ये जो बना, पहली वाली यूटीपी का एनर्जी यूज नहीं आया किसी काम का। अरे तो ढेरों रिएक्शन चल रही, किसी का यूज होगा नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताइए, इनिशिएशन हो चुका है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इलोंगेशन, हाँ, अब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जब तक टर्मिनेशन, तब तक मैं किसी का कुछ नहीं देखने वाला का क्या बता रहे हो। अभी इधर फोकस करो। देखो हेलिकेज जो है यहां नहीं है, टोपोआइसोमरेज भी नहीं है, एसएसबी भी नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। सही है? सब कुछ यही है, जो आरएनए पॉलीमरेज और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, ये जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा ना डीएनए खोलते हुए, तो सुनो, तो एसएसबी तो है नहीं। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा डीएनए को खोलते हुए, तो क्या हुआ? पीछे का डीएनए तो फिर से कॉइल होता जाएगा ना, पीछे का डीएनए कॉइल हो जाएगा। सही है? पीछे का डीएनए कॉइल होता जाएगा। अब जब पीछे का डीएनए कॉइल होता जाएगा, पीछे का डीएनए कॉइल होता जाएगा, तो फिर सर ये आरएनए का क्या होगा? ओ भाई, एक कॉइल रस्सी थी, मैंने बीच में खोल के थोड़ा सा एक रस्सी पतली सी फंसा दी थी वीक बॉन्ड से। जैसे ये कॉइल होगा, ये जो आरएनए बना है, ये नीचे स्लिप हो जाएगा ऐसे।
ये डीएनए आगे खुलता जाएगा, आरएनए बनता जाएगा, डीएनए आगे खुलता जाएगा, कौन खोलेगा? आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए बनता जाएगा, और पीछे से डीएनए कॉइल होता जाएगा और आरएनए स्लिप होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। सही है? इलोंगेशन का डायग्राम देखो। स्टेप सेकंड आ गया बच्चों, इलोंगेशन। पता है इलोंगेशन की अगर मुझे थ्योरी लिखनी हो तो पता है मैं क्या लिखता हूं? डायग्राम में देखो, इलोंगेशन की थ्योरी में मैं ये लिखता हूं, सुनना क्या लिखता हूं। एज सून एज आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट, एज सून एज आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट, सिग्मा फैक्टर सेपरेट, एंड नाउ RNA polymerase continue the RNA synthesis in 5' to 3' डायरेक्शन, जब तक कि टर्मिनेटर ना आ जाए। सुपर कॉइलिंग की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए आगे पीछे से फिर से कॉइल हो रहा है, आगे खुल रहा है तो थोड़ा ही सा खुल रहा है। सही है? तो देखो ना इलोंगेशन में मैं क्या लिख रहा हूं। एज सून एज RNA synthesis start, as soon as RNA synthesis start, sigma factor separate, sigma factor separate, and now RNA polymerase, and now RNA polymerase continue the RNA synthesis, आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू करेगा आरएनए सिंथेसिस इन 5' to 3' डायरेक्शन। कब तक आरएनए बनाएगा? टिल टर्मिनेटर ना आ जाए, टिल टर्मिनेटर इज नॉट रीच्ड। टर्मिनेटर की थ्योरी बस इतनी है बच्चों, बात रही डायग्राम की। ठीक है, आ जाओ डायग्राम के लिए अगला डायग्राम अगला पेज यूज करते। देखो भाई, ये स्ट्रैंड देखो अच्छे से कॉइल हो चुका है। इधर का डीएनए जो खुल गया था, डीएनए अभी यहां का खुला हुआ है, डीएनए अभी यहां का खुला हुआ है। और ये एक सेकंड, ये ऐसे, ये देखो, ये तो टर्मिनेटर एरिया है, ये टर्मिनेटर एरिया है। ये देखो प्रोमोटर वाला एरिया वापस कॉइल हो चुका है। ये स्ट्रैंड 5 से 3, नीचे वाली 3 से 5 टेम्पलेट, ये 5 से 3 कोडिंग। अब आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए बनाते बनाते यहां पर आ चुका है। देखो जरा आरएनए अभी कहां पर बन रहा है, आरएनए अभी कहां पर बन रहा है वो देखो आप। ये देखो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते यहां पहुंच चुका है। ये देखो ये आरएनए बन रहा है, ये 5 से 3 आरएनए बन रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये रही, ये देखो सिग्मा अलग हो चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई कुछ नहीं करना, फोकस इधर। मैं क्या बोल रहा था कि इधर का डीएनए कॉइल हो गया वापस, डीएनए पीछे से कॉइल होता जा, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा, डीएनए खोलता जा रहा है, आरएनए बनाता जा रहा, डीएनए खोलता जा रहा है, आरएनए बनाता जा रहा है, और पीछे से डीएनए कॉइल होता जा रहा है। तो जो आरएनए बना था वो ऐसे स्लिप होता रहेगा। अरे वीक बॉन्ड से ही तो फंसा था डीएनए से, तो ऐसे स्लिप होता जाएगा। डीएनए और आरएनए के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पर मिलेगा जहां पर अभी एंजाइम है। जो पेज खुलवाया था ना मैंने आपको 110 पेज पुरानी एनसीईआरटी में, नई में 94 में, फर्स्ट पैराग्राफ में देखना लिखा है आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। इट समहाउ अनवाइंड करेगा डीएनए को, ठीक है, और कंटिन्यू करेगा एलोंगेशन को। और एक और लिखा है ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, ओनली a short stretch of RNA, only a short stretch of RNA remain bound with enzyme। आरएनए का थोड़ा सा हिस्सा ही एंजाइम से जुड़ा है। जितना हिस्सा आरएनए का
एंजाइम से जुड़ा है, जितना हिस्सा आरएनए का एंजाइम से जुड़ा है, उतना ही हिस्सा आरएनए का डीएनए से भी जुड़ा है। समझ रहे हो? डीएनए से आरएनए जुड़ा है, लेकिन कितना? जितना आरएनए अभी एंजाइम से जुड़ा है ना, उतना ही आरएनए जुड़ा है। कहने का मतलब जहां पर अभी एंजाइम है वहीं पर डीएनए आरएनए आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, बाकी तो स्लिप होकर नीचे आ गया। यह है बच्चों इलोंगेशन। ठीक, अब आया टर्मिनेशन, स्टेप थर्ड। अब टर्मिनेशन में क्या बोलूं? देखिए, स्टेप थर्ड इज टर्मिनेशन। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेशन की बात करूं तो आपको बताया ही था कि प्रोकैरियोट में, याद है ना, प्रोकैरियोट में रो फैक्टर टर्मिनेटर ढूंढवाएगा। इन प्रोकैरियोट रो फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज इन रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेटर, रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेटर में मदद करेगा। आपने जो भी पढ़ा है, अब एक्चुअल में क्या होता है वो अच्छे से फोकस करके समझना। अरे भाई, कॉइल्ड रस्सी थी, उसे दोबारा खोल दिया था। अब जब दोबारा कॉइल होगा तो उनके बीच नेचुरल हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने थे वो बनने लगेंगे, तो बीच में जो अभी फंसाया है वो अपने आप टूट जाएगा, वीक बॉन्ड है। ठीक है, बाकी बातें बाद में। प्रोकैरियोट में रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की मदद करेगा इन रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेटर। और याद करो मैंने क्या बोला था बच्चों, कि रो फैक्टर एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या? एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। और सुनो, कब जुड़ेगा? आप लोग पता है क्या जानते हो, आप में से मैक्सिमम लोग, कि रो फैक्टर जब टर्मिनेटर आएगा तब जुड़ेगा, है ना? यानी वो कौन खोल रहा है? सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। अब बात आई कि रो फैक्टर आरएनए से डीएनए से जो यहां पर आकर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज से, लेकिन आप लोग क्या जानते हो कि टर्मिनेटर आएगा तब जुड़ेगा। पूरी बात अच्छे से बारीकी से समझना। रो फैक्टर बच्चों एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, दैट बाइंड्स टू आरएनए, दैट बाइंड्स टू आरएनए। आरएनए से भी जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा? दैट बाइंड्स टू आरएनए approximately 70 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर टर्मिनेटर। ध्यान से सभी फोकस समझने में रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं? रो फैक्टर, हाँ, टर्मिनेटर के पहचानने के लिए बोला था ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है मोस्टली टर्मिनेटर में। ठीक, आ जाओ। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप लोग क्या जानते हो कि रो फैक्टर तब आकर जुड़ेगा जब टर्मिनेटर आएगा, जबकि सच्चाई यह है कि रो फैक्टर ना जब लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड दूर है टर्मिनेटर, तभी आरएनए से आके जुड़ जाएगा, तभी आरएनए से आकर जुड़ जाएगा। आरएनए से जुड़ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज से भी जुड़ा होगा, यहां पर जुड़ा होगा, और आरएनए पॉलीमरेज को बोलेगा चल मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जब टर्मिनेटर मिलेगा, कब रोकना है प्रोसेस में बता दूंगा। समझे क्या? समझे? लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड दूर है टर्मिनेटर, तभी आके जुड़ गया, तभी आकर जुड़ गया। अब बोलेगा रुक, तू चल मेरे साथ, तू आरएनए बनाते चल और मेरे साथ चले चल। जब टर्मिनेटर आएगा, रोकना है प्रोसेस, तो मैं बता दूंगा, तो यहीं आकर जुड़ जाता है। सही है? अच्छा, चलो टर्मिनेशन का डायग्राम देखते हैं, और रो फैक्टर कैसे प्रोसेस रोकेगा वो भी बता दूंगा, वो बाद में लिख दूंगा। ठीक है ना? आप आओ बच्चों, देखो मान लो ये, एक सेकंड, ये 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है, 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है, 5 से 3 वाला, गौर करिएगा, 5 से 3। और ये मान लो ये टर्मिनेटर एरिया आ गया बच्चों, टर्मिनेटर एरिया आ गया 3 से 5। मान लो ये टर्मिनेटर एरिया है, ये टर्मिनेटर एरिया है, और ये प्रमोटर है। तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते, ये अभी डीएनए खुला नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते यहां तक पहुंच चुका है, आरएनए बनाते बनाते यहां तक पहुंच चुका है। मान लो ये देखो,
5 से 3 आरएनए बन रहा था। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते देखो टर्मिनेटर के कुछ एरिया से आरएनए बना, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर है, और याद है आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। ये देखो रो फैक्टर भी है, रो फैक्टर आरएनए से भी जुड़ा है, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा है, लेकिन यहां के नहीं जुड़ा है। जब 70 न्यूक्लियोटाइड दूर था टर्मिनेटर, तभी से आके जुड़ गया था, और आरएनए पॉलीमरेज को बोला था चले चल, मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ, कब रोकना है मैं बताऊंगा। जैसे ही टर्मिनेटर से थोड़ा आरएनए बना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर एरिया से जैसे ही थोड़ा सा आरएनए बनना शुरू हुआ, रो फैक्टर को पता चल गया, रो फैक्टर को पता चल गया, और जैसे ही रो फैक्टर को पता चला वो करेगा क्या, गौर करिएगा, यही तो नहीं जानते आप। रो फैक्टर में होती है हेलिकेज लाइक एक्टिविटी, और डीएनए आरएनए के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा डीएनए आरएनए के बीच का, तो आरएनए गिर जाएगा। समझे? तो यहीं पर ऊपर लिख देता हूं, ये नहीं दूसरे कलर से लिखता हूं, क्या कि रो फैक्टर हैज हेलिकेज लाइक एक्टिविटी, हेलिकेज जैसी एक्टिविटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो चलो ना, हाइड्रोजन जैसे उसे पता चला टर्मिनेटर एरिया से आरएनए बना है, तो रो फैक्टर ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया डीएनए आरएनए के बीच, तो आरएनए गिर गया। जैसे ही आरएनए गिरा, एंजाइम अलोंग विथ रो फैक्टर भी अलग हो गई। गौर करिएगा, डीएनए वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, डीएनए अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। गौर करिए, ये देखो भाई, डीएनए 5 से 3 और 3 से 5, ये प्रमोटर वाला एरिया है ना, ये टर्मिनेटर वाला एरिया। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, तो आरएनए जो था वो देखो ना, आरएनए नीचे गिर गया। ये देखो आरएनए गिर गया, और जैसे ही आरएनए गिरा, जैसे ही आरएनए गिरा, आरएनए पॉलीमरेज along with रो फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज along with रो फैक्टर अलग हो गया। रो फैक्टर ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, आरएनए बन गया और गिर गया। आरएनए जो बना था वो गिर गया, येलो गिर गया, और जैसे ही गिरा आरएनए पॉलीमरेज along with रो फैक्टर भी अलग, और डीएनए फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में। अब ये जो नया आरएनए बना है, इसे बच्चों कहते हैं, नया आरएनए जो बना है ताजा ताजा भी, इसे कहते हैं नेसेंट आरएनए, या कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। नया नया जो आरएनए बना है इसे क्या बोलोगे? नेसेंट आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोकैरियोट में ये जो बना है फुली फंक्शनल है, इसलिए प्रोकैरियोट में इस नेसेंट आरएनए को, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बोलेंगे एमआरएनए। लेकिन यूकैरियोट में इसमें कुछ फंक्शनल पार्ट है, कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट है। फंक्शनल पार्ट बोले तो एक्सॉन, नॉन फंक्शनल पार्ट बोले तो इंट्रॉन है। इसीलिए यूकैरियोट में जो बना है उसे एमआरएनए नहीं बल्कि एचएनआरएनए कहेंगे, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, या बोलेंगे प्री एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। इसीलिए यूकैरियोट में प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। नेसेंट मतलब नया नया जो बना है, इसीलिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। नहीं बच्चे, एटी रिच नहीं है टर्मिनेटर, ठीक है? तो फिर से मेरी बात सुनो, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, आरएनए गिर गया, आरएनए गिर गया, जो नया एंजाइम भी अलग हो गया अलोंग विथ रो फैक्टर, डीएनए अलग नॉर्मल हो गया। अब जो आरएनए बना है इसे नेसेंट, नया नया, हिंदी बोलूं, नेसेंट को कहते हैं नवजात, नया नया आरएनए जो बना है, ठीक है? नया नया आरएनए बना है, इसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे, ठीक है? अब प्रोकैरियोट में ये जो बना फुली फंक्शनल था एमआरएनए बोलो, यूकैरियोट में फुली फंक्शनल नहीं है, सही है?
अरे कुछ नहीं भाई, रो फैक्टर जैसे ही टर्मिनेटर एरिया से आरएनए बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, आरएनए गिर गया, एंजाइम भी अलग हो गई, एंजाइम भी अलग हो गई, और डीएनए फिर से अपना नॉर्मल। अब ये जो नया नया आरएनए बना, इसको प्रोकैरियोट में एमआरएनए बोलो, क्योंकि फुली फंक्शनल है। लेकिन यूकैरियोट में तो फुली फंक्शनल नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए या प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्री एमआरएनए। क्लियर है बच्चों, हो गया ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट में टर्मिनेटर में कौन, टर्मिनेशन में किसने मदद की, किसने, रो फैक्टर। यूकैरियोट में रो फैक्टर की जरूरत नहीं, यूकैरियोट में अलग मैकेनिज्म चलता है जो कि हमारे लेवल का नहीं है। तो क्या बोलूं मैं, यहां पर लिख दूं बच्चों, यहां पर लिख ही देता हूं, क्या, इन यूकैरियोट रो फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, वहां अलग ही मैकेनिज्म चलता है। रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, वो सब प्रोकैरियोट के लिए है, सही है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अगला पेज लेकर आ रहा हूं, अगला पेज ला रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इधर सुने। प्रोकैरियोट में फुली फंक्शनल एमआरएनए इज फॉर्म्ड, प्रोकैरियोट में फुली फंक्शनल एमआरएनए इज फॉर्म्ड, सो कॉल्ड एमआरएनए, इसीलिए क्या बोलते हैं, एमआरएनए, फुली फंक्शनल बनता है। और इन यूकैरियोट में, इन यूकैरियोट fully functional mRNA is not formed. Fully functional mRNA is not formed. So called as hnRNA, इसलिए कहेंगे hnRNA या pre-mRNA, and it require further processing. अरे मतलब वही इंट्रॉन हटाना पड़ेगा ना, नॉन फंक्शनल पार्ट, and it require processing. कहां होगी, which is carried out in, कहां कराई जाएगी प्रोसेसिंग, which is carried out in, कहां कराई जाएगी, गौर करिएगा, कहां कराई जाएगी, ये कराई जाएगी जहां बन रहा था। बोलो एचएनआरएनए कहां बन रहा था, याद है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या बनाता है, एचएनआरएनए कहां बनाता है बच्चों, कमेंट कर ही डालो, बहुत कमेंट कर रहे थे, करो जरा देखें। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचएनआरएनए बनाता है, कहां बनाता है ये बताओ फटाफट। कमेंट रिफ्रेश कर दो जना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोप्लाज्म में, कहा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस में कहा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। बच्चों हम आ चुके हैं प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, जिसमें आप कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग पढ़ते हो, आ चुके हैं। लेकिन उसके पहले बच्चों छोटा सा कुछ अलग सी बात करनी है। एनसीईआरटी ने ट्रांसक्रिप्शन के बीच में ही जीन को डिफाइन करने की कोशिश करी है, मैंने मैकेनिज्म के बीच में कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन अब तो जीन डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट, अटेम्प्ट करते हैं टू डिफाइन जीन, फिर स्प्लिट जीन डिफाइन करते हैं। सेंट्रल डोग्मा प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के लिए है, सही है बच्चों। तो आ जाइए, क्या करने जा रहे हैं, जीन को डिफाइन करने जा रहे हैं, लेकिन अगले पेज पर, ठीक है। देखो बच्चों, जीन की बात करता हूं, एनसीईआरटी में कहां मिलेगा, निकाल सकते हो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी है तो 108, नई एनसीईआरटी है तो 92, आखिरी की 2 लाइन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डायग्राम के नीचे बिल्कुल बॉटम की 2 लाइन, पुरानी है तो कितना बोला 108, नई है तो 92, बॉटम में 2 लाइन है, और उसके आगे का जो पेज है उसकी शुरुआत की 4-5 लाइन, और उसके बाद वाला सेकंड पैराग्राफ। बहुत बढ़िया बढ़िया बात होने वाली है, संभालना, अच्छे से संभालना, ठीक है। आ जाओ, अरे नहीं यार, पिछले पेज में बच्चे, अगले पेज में नहीं जाना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नीचे वाला डायग्राम,
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो 92 पर है ना नई एनसीईआरटी में, पुरानी में 108 में है। ठीक है, अच्छा इकोलाई बैक्टीरिया है और क्या है भाई? आ जाओ इधर, इधर आओ बच्चों, पहुंच चुके क्या एनसीईआरटी में? देखो हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, वहां पर जीन को डिफाइन करने की बात की गई है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से कोई भी आरएनए बने, अभी हम एमआरएनए का बनना पढ़ रहे हैं, सही है? हाँ चलो देखो, जीन, जीन को एनसीईआरटी ने बोला है डिफाइन कर सकते हैं एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अरे भाई हेरिडिटी तो इसी से आती है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर पास होते हैं, सही है? अच्छा दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, पता है बच्चों जीन को कैसे डिफाइन करूं मैं? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर या दैट सिंथेसाइजेस क्या एमआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए या टीआरएनए बनाए, उसे जीन बोलते हैं। लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उस पर अभी ध्यान ना दो, अभी इधर फोकस करो। आगे क्या एनसीईआरटी के पेज 92 आखिरी की 2 लाइन और उसके पेज के अगले पेज का पैराग्राफ, और नई है तो 108 के आखिरी के 2 लाइन और अगले पेज का फर्स्ट पैराग्राफ वाला हिस्सा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन है? जीन है। ठीक है, मान लिया। ठीक, इसके बाद देखो क्या लिखा है, हिंदी में तो साफ साफ लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में यार थोड़ा घुमा फिरा लिखा है इसलिए बोलना पड़ रहा है। लिखा है दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब डाउट, दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी मतलब नो डाउट, दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी देयर इज नो डाउट दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। जीन कहां होते हैं? डीएनए में, हमें कोई डाउट नहीं है, एनसीईआरटी कहते हैं हाँ ठीक है नहीं है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये क्या लिख दिया भाई? ये लिख दिया कि ओ भाई क्या कर रहा है अनिल, डीएनए रेप्लिकेशन कहां से आ गया? वो हो चुका, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। अच्छा अब फिर से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए जो है, जो जीन्स है वो डीएनए पर हमें कोई डाउट नहीं है। विकास यादव एनसीईआरटी में हमारे नहीं है। अच्छा स्प्लाइसिंग कैपिंग किसकी की है बच्चे तूने? एचएनआरएनए की ना, तभी फंक्शनल एमआरएनए बनता है। तो भाई ध्यान दे लो, तो मेरी बात ध्यान से रखे, मेरी बात ध्यान से रखे। मैं क्या बोल रहा हूं? एनसीईआरटी कहती है इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। क्या मतलब है इसका? मैं ये कह रहा हूं कि जीन डीएनए पर है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है हमें, लेकिन जीन को डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस मुश्किल है। सही है? मैं क्या बोल रहा हूं? जीन को डीएनए सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना मुश्किल है। क्या मतलब इसका? सुनो सुनो इधर आओ। अरे भाई एक जीन ना इतना बड़ा है, 2000 बेस पेयर का एक जीन है, एक जीन 2000 बेस पेयर, एक जीन तो 500 बेस पेयर का ही है, 500 बेस पेयर, एक जीन 2.4 मिलियन बेस पेयर का है, इतना बड़ा जीन है। अब ये बताओ क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूं, क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि जीन कितना बेस पेयर मतलब एक जीन बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि कोई जीन तो 500 बेस पेयर का है, कोई 2000 बेस पेयर, अरे कोई 200 बेस पेयर का है, कोई 2.4 मिलियन बेस पेयर का है। तो कितना बड़ा डीएनए का सीक्वेंस एक जीन कहलाएगा, यह डिफाइन करना मुश्किल है। समझ गए लाइन? ठीक है, हाँ ध्यान से, कितना बड़ा डीएनए सीक्वेंस एक जीन है यह हम नहीं कह सकते। ठीक, अब पता है बच्चों एनसीईआरटी में शुरुआत में जीन को जब डिफाइन किया गया, एनसीईआरटी कहती है जब जीन को डिफाइन किया गया तो यह माना गया था कि जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो एमआरएनए बनाए। पहले क्या डिफाइन किया गया था? जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो एमआरएनए बनाए। लेकिन बाद में लोगों ने बोला
डिस्ट्रोफिन ना बच्चे, 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं यार गौतम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि पहले लोग बोलते थे जीन डीएनए का वो टुकड़ा जो एमआरएनए बनाए, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जो आरआरएनए टीआरएनए बना रहा है भाई वो भी तो जीन ही है। तो जीन की डेफिनेशन मॉडिफाई की गई और रख दी गई वो जो मैंने बोला कि डीएनए का वो टुकड़ा जो एमआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए, टीआरएनए, अरे कोई सा भी आरएनए बनाए वो जीन है। मतलब ये डायग्रामेटिक देखो, डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक समझो। मैं मतलब ये कह रहा हूं कि देखो डीएनए का ये टुकड़ा है, डीएनए का ये टुकड़ा एमआरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है? एमआरएनए। तो मैंने इसे एक जीन बोल दिया। क्या बना रहा है? एमआरएनए। और इस एमआरएनए के ट्रांसलेशन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। ट्रांसलेशन जब होगा एमआरएनए का तो एक पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। तो जीन डीएनए का वो टुकड़ा भी है, ये डीएनए है जो एमआरएनए बनाए। ये हिस्सा कुछ नहीं बना रहा तो इसे जीन नहीं बोलूंगा, लेकिन ये हिस्सा आरआरएनए बना रहा है, ये हिस्सा जीन का आरआरएनए बना रहा है। हाँ, लेकिन इसके ट्रांसलेशन से पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता। आरआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता भाई, लेकिन आरआरएनए तो बना रहा है ना, इसे भी जीन बोलो। डीएनए का ये हिस्सा कुछ नहीं बना रहा तो जीन ना बोलो। ये हिस्सा बना रहा है, क्या बना रहा है? टीआरएनए। ये क्या बना रहा है? एक सेकंड, ये क्या बना रहा है? टीआरएनए। तो इसे भी जीन बोलो। लेकिन टीआरएनए का भी ट्रांसलेशन नहीं होता बच्चों, इससे भी पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता। तो देखो ना, डीएनए का कोई टुकड़ा एमआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए, टीआरएनए बनाए। अफजर, असबर, असबर साजिद, साजिद ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं जीन डीएनए का वो टुकड़ा है, जीन डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ भी बनाए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए कुछ भी बनाए, उसे क्या बोलोगे? जीन। हाँ, लेकिन एमआरएनए बनाए तो प्रोटीन भी बनेगा, पॉलीपेप्टाइड भी बनेगा, लेकिन आरआरएनए बनाए या टीआरएनए तो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा। देखो ना बच्चे, ये डीएनए का टुकड़ा कुछ नहीं बना रहा है, जीन नहीं बोलो। ये हिस्सा डीएनए कुछ नहीं बना रहा है, जीन ना बोलो। इसे भी जीन ना बोलो, लेकिन जो कुछ बना रहे हो उसे जीन बोलोगे। तो क्या मैं बच्चों यहां लिख सकता हूं कि एवरी जीन इज डीएनए? हर जीन डीएनए है, बट एवरी डीएनए इज नॉट जीन। सही है सभी के लिए? हर जीन डीएनए, लेकिन हर डीएनए जीन है। देखो ना, ये डीएनए जीन नहीं है, जो कुछ नहीं बना रहा वो जीन नहीं है। अपन खुश हो गए बच्चों, हम खुश हो गए कि भाई जीन तो डिफाइन हो गया। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी बोलती है रुको, वो जो अगला पेज का जो सेकंड पैराग्राफ है ना, अगला पेज का जो सेकंड पैराग्राफ है, आई मीन टू से 93 का सेकंड पैराग्राफ, नई में, अब पुरानी में 109 का जो सेकंड पैराग्राफ है, कितना प्यारा लिखा है, एक बार पढ़ के देखो। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes these regulatory sequences are loosely defined as regulatory gene, even though these sequences do not code for any RNA or protein. सही है? तो सबसे पहले क्या करो, मैं समझा रहा हूं पैराग्राफ, चिंता ना करो, पहले ये करो जहां पर लिखा ना इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, is also affected by promoter and regulatory sequence. Regulatory sequence के ब्रैकेट में लिख लो ऑपरेटर। क्या लिख लो? ऑपरेटर लिखो, फिर मैं समझाता हूं। रेगुलेटरी सीक्वेंस के पास ब्रैकेट में लिख लो ऑपरेटर। यहां पर एनसीईआरटी ऑपरेटर की बात करना चाह रही है, लैकोपेरोन की आईजीन की बात नहीं कर रही है, सिर्फ ऑपरेटर की सेलेक्टिव बातें हो रही हैं। हो गया? हाँ, लिख लिया। अब सुनो, एनसीईआरटी ये कहती है बच्चों कि किसी भी कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है, ये बोलो एक्सप्रेशन, आरएनए प्रोटीन बनना, ये प्रमोटर और ऑपरेटर, रेगुलेटरी सीक्वेंस बोले तो ऑपरेटर हो गया, प्रमोटर और ऑपरेटर जैसे सीक्वेंस भी कंट्रोल करते हैं। जीन का एक्सप्रेशन, जीन से आरएनए प्रोटीन बनना, ये सब प्रमोटर और ऑपरेटर जैसे सीक्वेंस भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो प्रमोटर और ऑपरेटर हैं, कभी कभी हम इन्हें रेगुलेटरी जीन बोल देते थे। प्रमोटर ऑपरेटर को क्या बोल देता है? रेगुलेटरी जीन बोल देते हैं। लेकिन याद है, अभी देखा आपने, प्रमोटर से कोई आरएनए नहीं बना था, और जब लैकोपेरोन पढ़ोगे तो ऑपरेटर से भी कोई आरएनए नहीं बनेगा। तो प्रमोटर ऑपरेटर को आप रेगुलेटरी जीन, अरे रेगुलेटरी जीन बोले तो जीन कह रहे हो, जीन कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं प्रमोटर और ऑपरेटर,
स्ट्रक्चरल जीन का जो प्रमोटर ऑपरेटर, हिंदी वालों को भी बोल रहा हूं, प्रमोटर और ऑपरेटर जो स्ट्रक्चरल जीन के हैं वो कुछ नहीं बनाते, फिर भी हमें उन्हें जीन बोल रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, फिर भी जीन बोल दे रहे हो। इधर क्या लिख के बैठ गए? जीन डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ बनाए, लेकिन प्रमोटर ऑपरेटर को आप जीन बोल दे रहे हो जबकि कुछ नहीं बना रहा। तो क्या करूं बच्चों? जीन की डेफिनेशन मॉडिफाई करूं? ऐसा कर देता हूं, बोलता हूं जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो कुछ बनाए, जो कुछ बनाए, और ना बनाए तो जीन को रेगुलेट करे, वो भी जीन कहलाता है। सही है? अरे हिंदी में तो बोल रहा हूं संतोष। क्या? कि भाई किसी कैरेक्टर का जो रेगुलेशन है, कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? प्रमोटर और ऑपरेटर। अब प्रमोटर ऑपरेटर को हम रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं सीधा सीधा, जबकि आरएनए प्रोटीन कुछ बना ही नहीं रहे। सही है? तो जीन की डेफिनेशन में यह भी जोड़ दो कि डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ ना बनाए लेकिन रेगुलेशन करे, उसे भी जीन बोलेंगे। तो ऐसा करो यहीं पर एक डेफिनेशन और डाल देता हूं जीन की। तो जो सेकंड पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखा है ना बच्चों, वो इसलिए लिखा है कि भाई देखो ज्यादा खुश ना हो, जीन की डेफिनेशन को मॉडिफाई करो, खुश ना हो जाओ कि पूरा डिफाइन कर लिया। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डू नॉट सिंथेसाइज आरएनए, दैट डू नॉट सिंथेसाइज आरएनए, जो आरएनए ना बनाए, बट इज इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन, लेकिन जीन रेगुलेशन करता हो, जीन रेगुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जीन, उसे भी जीन कहेंगे, उसे भी जीन कहेंगे। क्या ये सही है? ठीक है भाई, उसे क्या बोलेंगे? जीन कहेंगे। रुक जाओ, इज ऑल्सो कॉल्ड जीन। तो ये तो जीन की बात हो गई, ये जीन की बात हो गई। और जीन कैसे रेगुलेट करेगा? प्रमोटर ऑपरेटर, लैकोपरॉन पढ़ोगे तो दिख जाएगा भाई। प्रमोटर का मैं अभी समझा देता हूं। प्रमोटर अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ने देगा अपने से, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जुड़ने देगा तब ना आरएनए प्रोटीन बनेगा। तो कब बनना है नहीं बनना, प्रमोटर भी तो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद सुनना जरा, एनसीईआरटी भी कमाल करती है। अब यहां पर एक नया शब्द लॉन्च करती है, और वो है क्या बच्चों? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। डीएनए का वो टुकड़ा जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, उसे सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अक्सर लोग जीन रेगुलेशन मतलब जीन से कब एमआरएनए प्रोटीन बनने देना है, नहीं बनने देना है, यह है जीन रेगुलेशन। सही है? अब प्रमोटर अपने से आरएनए पॉलीमरेज को ना जोड़ने दे, बना लो आरएनए प्रोटीन, बनेगा ही नहीं। और जब जुड़ने देगा तो आरएनए प्रोटीन बन जाएगा। तो कब बनना है नहीं बनना कौन रेगुलेट कर रहा है? प्रमोटर। इसी तरह ऑपरेटर भी करता है, जब लैकोपरॉन पढ़ोगे तब आ जाएगा। सही है? अच्छा ठीक है, सबके लिए बता दिया रेगुलेशन क्या है। अच्छा ठीक है, अब आगे सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज सिस्ट्रॉन। क्या बच्चों? व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का वो टुकड़ा जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाए। अक्सर लोग जीन और सिस्ट्रॉन में कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर लोग जीन और सिस्ट्रॉन में कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर कट साफ साफ सुन लो। देखो, डीएनए का वो टुकड़ा जो पॉलीपेप्टाइड बनाए सिस्ट्रॉन है। अब मेरे से सुनो, देखो अगर ये जीन डीएनए है ना, ये जीन डीएनए है ना, ये डीएनए क्या कर रहा है? एमआरएनए बन रहा है और उससे एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है ना। तो इसी जीन को सिस्ट्रॉन बोलना है। सिस्ट्रॉन और जीन सिनोनिम है, सिस्ट्रॉन और जीन सिनोनिम है। लेकिन कब? जब जीन ऐसा डीएनए है जिससे एमआरएनए बने और उससे एक पॉलीपेप्टाइड बने। लेकिन अगर कोई जीन आरआरएनए टीआरएनए बना रहा है, उसे सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि उससे पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता। अगर कोई जीन आरआरएनए टीआरएनए बना रहा है तो उसे सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे पॉलीपेप्टाइड बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई जीन एमआरएनए बना रहा है तो उससे तो एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, तो उस जीन को सिस्ट्रॉन कहेंगे। समझ गए?
तो क्या बच्चों, क्या सीखा? सिस्ट्रॉन और जीन सिनोनिम है। कब? जब जीन ऐसा डीएनए है कि उससे एक ऐसा एमआरएनए, सिस्ट्रॉन ऐसा जीन है, सिस्ट्रॉन जीन सिनोनिम है। कब? जब जीन ऐसा डीएनए है जिससे एमआरएनए बने और उस एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड बने। अगर कोई जीन आरआरएनए टीआरएनए बना रहा तो उसे जीन तो बोलेंगे लेकिन सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है रोहित, सिस्ट्रॉन जीन है लेकिन हर जीन सिस्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अरे भाई भूल गए क्या? लेस देन 2% ऑफ डीएनए फंक्शनल है हमारा, 98% से ज्यादा डीएनए नॉन फंक्शनल है। अब आप अपने दिमाग में चलाते रहो कि नॉन फंक्शनल डीएनए लेकर क्यों घूम रहे हो। मैं इस चीज को क्लियर करूंगा जिस दिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंस है नॉन फंक्शनल डीएनए का भी, तो तब आएगा वो। ओह, जीन फंक्शनल नॉन फंक्शनल नहीं होता। जो आरआरएनए टीआरएनए बना रहा है नीता, जो आरआरएनए टीआरएनए बना रहा है वो भी तो फंक्शनल है बच्चे, समझ गए? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों चलते हैं स्प्लिट जीन, स्प्लाइसिंग की तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। तो आगे क्या बताना है मुझे? स्प्लिट जीन। ये स्प्लिट जीन क्या होता है? आओ तो, स्प्लिट जीन इसे डिस्कवर किया था बच्चों रॉबर्ट्स और फिलिप शार्प ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट्स और फिलिप शार्प ने। नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए इन्हें। नाम ना याद रखो चलेगा, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1993 में। कुछ ना याद रखो चलेगा, लेकिन ये तो याद रखो स्प्लिट जीन होती क्या है। देखो देखो देखो, ऐसी जीन जिसमें अल्टरनेट हो फंक्शनल पार्ट एंड नॉन फंक्शनल पार्ट। ऐसी जीन जिसमें अल्टरनेट हो फंक्शनल पार्ट एंड नॉन फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट और नॉन फंक्शनल पार्ट। हमारी जीन की बात हो रही है, उनका तो प्रोकैरियोट का फुली फंक्शनल होता है। और सुनो, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, देखो इधर। अच्छा देखो, मान लो एक जीन है, एक जीन है, ये इसका फंक्शनल पार्ट है, ये इसका फंक्शनल पार्ट है, ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, फिर से फंक्शनल पार्ट है, फिर से फंक्शनल पार्ट है। इसे बोलते हैं बच्चों स्प्लिट जीन। ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? स्प्लिट जीन। ऐसी जीन जिसमें अल्टरनेट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट है उसे बोलते हैं क्या? स्प्लिट जीन। सही है। मोहम्मद बोल रहा है एवरी सिस्ट्रॉन इज जीन बट एवरी जीन इज नॉट सिस्ट्रॉन। बिल्कुल सही है मोहम्मद। अच्छा अब सुनो मेरी बात, जो फंक्शनल पार्ट है ना बच्चों उसे एक्सॉन बोलते हैं। जो फंक्शनल पार्ट है उसे एक्सॉन बोलते हैं, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसे इंट्रॉन कहते हैं। एनसीईआरटी एक नाम और देती है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंटरवेनिंग सीक्वेंस क्या है ये? इंटरवेन करना मतलब समझते हो? इंटरवेन करना मतलब इंटरप्ट करना। अरे फंक्शनल पार्ट को कौन इंटरप्ट कर रहा है? इंट्रॉन, इसलिए उसे कहते हैं ऐसा। डीएनए से कौन सा आरएनए बनेगा अरुण? ये उसका बेस सीक्वेंस डिसाइड करेगा। साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, तब पता कर पाते हैं कि उससे कौन सा आरएनए बनेगा। सही है। अच्छा सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ये है इंट्रॉन को इंटरवेनिंग क्यों कहा? क्योंकि ये इंटरप्ट कर रहा है ना फंक्शनल पार्ट को, इसलिए इंटरवेनिंग कहा। अच्छा, और सुनो एक खास बात स्प्लिट जीन की, स्प्लिट जीन हमेशा एक्सॉन से स्टार्ट होगा और एक्सॉन से खत्म होगा। मतलब एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन है तो फिर एक्सॉन, एक्सॉन से शुरू एक्सॉन से खत्म होगा। सही है। अच्छा, तो हमारी जीन ऐसी है। अरे स्प्लिट का मतलब ही है टुकड़ों में फंक्शनल पार्ट है, टुकड़ों में फंक्शनल पार्ट है। सही है। अच्छा आ जाओ इधर। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, प्रोकैरियोट की जीन ऐसी नहीं है। प्रोकैरियोट की जीन फुली फंक्शनल है, तभी तो उनका एमआरएनए भी फुली फंक्शनल बनता है। तो उनकी जीन नॉन स्प्लिट है, फुली फंक्शनल। हाँ एक एक्सेप्शन है, आर्की बैक्टीरिया, वहां स्प्लिट है।
और हमारे सारे स्प्लिट है, टुकड़ों में फंक्शनल पार्ट है। हमारे में भी दो एक्सेप्शन है, हमारी हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाली जीन और इंटरफेरॉन बनाने वाली जीन। इंटरफेरॉन एंटीवायरल सब्सटेंस जो है, उन दोनों को बनाने वाली जीन नॉन फंक्शनल पार्ट का मतलब है इससे आरएनए तो बनेगा लेकिन प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट है ना बच्चे, तो प्रोकैरियोट में तो कैसी जीन है, नॉन स्प्लिट। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, इधर आओ जरा, देखते हैं क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, उस पर फोकस करो। क्या इन, या ऐसे लिखता हूं, मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन जो है फंक्शनल है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन, मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर, मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर नॉन स्प्लिट, मतलब फुली फंक्शनल होंगी। हाँ लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आर्की बैक्टीरिया। एक्सेप्शन है आर्की बैक्टीरिया, एक्सेप्शन है आर्की बैक्टीरिया। सही है, ठीक है। और यूकैरियोटिक जीन, मोस्टली जो हमारी जीन है स्प्लिट जीन है, मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल फंक्शनल दोनों मिक्स होता है, आर स्प्लिट जीन। हाँ लेकिन दो जीन है हमारी, एक्सेप्ट जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड इंटरफेरॉन। वायरस के खिलाफ जो सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। एक्सेप्ट जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों, हाँ ऐसे बोल सकते हो उत्कर्ष, आर्की बैक्टीरिया बहुत पुरानी बैक्टीरिया, जो सबसे पहली धरती पर आई थी ना, वो आर्की बैक्टीरिया होगी। ठीक है, अब अच्छा वायरस में, अरे भूल गए सुमंत, जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए नहीं होता, वो जेनेटिक आरएनए होता है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए जो होते हैं वो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों 3 लाइन और लेकर आ रहा हूं, 3 लाइन और लेकर आ रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी की। ठीक है, हाँ चलो, पहला पॉइंट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने लिखा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट represents probably an ancient feature of genome। मतलब पुराना कैरेक्टर है डीएनए का ये। सर पुराना कैसे हुआ भाई, सर प्रोकैरियोट में तो स्प्लिट होता ही नहीं, तो प्रिमिटिव कैसे हुआ? हमें है ना स्प्लिट जीन, तो एडवांस कैरेक्टर हुआ नहीं, प्रिमिटिव पुराना कैरेक्टर है। क्यों है? क्योंकि धरती की जो पहली बैक्टीरिया थी आर्की बैक्टीरिया, उसमें तो इंट्रॉन है ना, तो हुआ ना पुराना कैरेक्टर। मैं रीजन लिख देता हूं, एज ऑल्सो फाउंड इन आर्की बैक्टीरिया, इसीलिए प्रिमिटिव है, एंशिएंट फीचर है, प्राचीन है, प्रिमिटिव है। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी चल रही है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। अब ये क्या होता है भाई, ध्यान से, एंटीक्विटी का मतलब है, एंटीक्विटी का मतलब है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब ध्यान से सुनिए, एंटीक्विटी, एंटिक चीज, बहुत पुरानी चीज, आर्की बैक्टीरिया में था इंट्रॉन, बहुत पुरानी चीज, प्रिमिटिव, रेमिनिसेंट, आज भी बची हुई है। कहने का मतलब हिंदी में बोलूं, प्राचीन धरोहर, इंग्लिश में बोलूं कोई हेरिटेज टाइप की चीज, मतलब बहुत पुरानी चीज जो आज भी बची है। सही है,
तो क्या बोलूं रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पास्ट, है ना, बहुत पुरानी चीज जो आज भी बची है। भाई इंट्रॉन आर्की बैक्टीरिया में है और आज भी है, तो बहुत पुरानी चीज है ना जो आज भी बची हुई है। सही है, हाँ, पुरानी याद है, पुरानी जमाने की याद। ठीक है, एक और लाइन एनसीईआरटी की ही, क्या? द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग represents the dominance of RNA world, the dominance of RNA world। पता है क्यों? अभी नहीं देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अभी देखना नहीं, अभी मैसेज, अभी देखना नहीं क्या लिख रहा हूं, बिल्कुल फोकस इधर इधर इधर, बिल्कुल नहीं देखना। हाँ चलो इधर आओ, देखो बच्चों, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोम जीनोम, डीएनए को समझो बच्चे, अभी जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना जीनोम को डिफाइन कर दूंगा। हमारे गैमीट में जितने क्रोमोसोम होते हैं ना उससे जीनोम बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इधर। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, ये जो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड स्प्लाइसिंग बता रहा है, आपको याद है जब मैंने आरएनए वर्ल्ड पढ़ाया था तो बोला था कि अर्थ में जब आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल आया था तो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट का भी काम करता है। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें आरएनए कैटलिस्ट का काम करती है, कोई भी प्रोसेस जिसमें आरएनए कैटलिस्ट का काम करती है, वो साबित करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। मतलब धरती पर पहले आरएनए आया, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड मतलब धरती पर पहले आरएनए आया। ये कैसे प्रूव हो रहा है? तो कोई भी प्रोसेस जहां आरएनए कैटलिस्ट का काम करे वो साबित करता है कि धरती पर आरएनए पहले आया। तो याद करो, ये बोला था ना स्प्लाइसिंग में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वहां देख लेना एसएनआरएनए कैटलिस्ट का काम करता है। तो क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट का काम करता है इसलिए यह साबित कर रहा है कि धरती पर आरएनए पहले आया। ठीक, अब नीट में सवाल आ गया कि एज इट इज लाइन आ गई, तो ठीक है, करेक्ट है, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। ओह, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक पिछली क्लास में समझा चुका हूं, एक बार दोबारा जाकर देखो, वीडियो पढ़ा चुका हूं भाई। एक एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड बने मोनोसिस्टोनिक, एक से ज्यादा बने पॉलीसिस्टोनिक, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, और आगे भी ट्रांसलेशन के पहले एक बार और बताऊंगा। अभी फिलहाल सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी की ये लाइन आ गई नीट में कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, सही मानना है। अब मान लो नीट में सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड? सही है, ऑप्शन 1 स्प्लाइसिंग, ऑप्शन 2 ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन 3 रेप्लिकेशन, ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। तो आंसर क्या जाएगा? स्प्लाइसिंग, क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट का काम तो वही करता है। लेकिन बच्चों अगर ऑप्शन आया कि डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड कौन साबित कर रहा है, ऑप्शन में स्प्लाइसिंग भी है, ट्रांसलेशन भी है, तो आंसर बोथ 1 and 2 जाएगा। क्योंकि याद करो, ट्रांसलेशन में 23 SR आरएनए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। याद आया? तो ये नहीं कि एनसीईआरटी की लाइन पकड़ के बैठ गए, नहीं, एनसीईआरटी में तो लिखा है प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। नहीं भाई, वहां ये थोड़ी लिखा है द ओनली प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग प्रूव करता है। कोई भी प्रोसेस जिसमें आरएनए कैटलिस्ट का काम करता है वो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड साबित करता है। ट्रांसलेशन हो या स्प्लाइसिंग हो, दोनों माना जाएगा। सही है, हाँ, दोनों मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ये एनसीईआरटी की लाइन हो गई। अब इसके बाद बारी आती है स्प्लाइसिंग की। मतलब ये बच्चों देखो ना, मतलब अब जो मेन मुद्दा है हमारा वो है प्रोसेसिंग ऑफ, क्या? प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए। कहां होगा बताया तो था, कैरीड आउट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा। कैसे होगा? आ जाओ देखो, आ जाओ देखो बच्चों, ध्यान देना भाई। अब हाँ, फिर से प्रोसेस आ गई, नो चैटिंग, ओनली व्यू करना है।
देखो बच्चों, ये डीएनए है, ये मान लो डीएनए है, ठीक है। ये मान लो फंक्शनल पार्ट है, ये फंक्शनल पार्ट है, बोले तो एक्सॉन डीएनए का। ये नॉन फंक्शनल पार्ट, अरे छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ा भारी काम नहीं है, नॉन फंक्शनल पार्ट है। ये फंक्शनल पार्ट है बच्चों, ये फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये टर्मिनेटर एरिया है डीएनए का, ये प्रोमोटर एरिया है। तो ये जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट फंक्शनल पार्ट है, इसी को मैंने स्प्लिट जीन कहा था, है ना। डीएनए है, प्रोमोटर टर्मिनेटर, बीच में ये स्प्लिट जीन है। अच्छा सुनिएगा, अब क्या होगा, मान लो नीचे वाला स्ट्रैंड 3 से 5 है, नीचे वाला स्ट्रैंड 3 से 5 है, ऊपर वाला 5 से 3 है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है बच्चों? नीचे वाला। टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे वाला है, ऊपर वाला कोडिंग है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। आपको याद है ना, फंक्शनल पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं, और फंक्शनल पार्ट को फिर से एक्सॉन कहते हैं। अरे हमारा डीएनए ही ऐसा है, सही है बच्चे। सावन कुमार लिख ले भाई, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग दोनों प्रूव करते हैं डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन कराओ ना बच्चे, इसका क्या कराओ, ट्रांसक्रिप्शन, फोकस करना ट्रांसक्रिप्शन। तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, 3 के नीचे 5, 5 से 3 बन गया एचएनआरएनए। क्या बन गया? एचएनआरएनए, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एक्सॉन पार्ट ऑफ डीएनए से एक्सॉन पार्ट ऑफ आरएनए बनेगा, इंट्रॉन पार्ट ऑफ डीएनए से इंट्रॉन पार्ट ऑफ आरएनए बनेगा, एक्सॉन पार्ट से एक्सॉन पार्ट ऑफ आरएनए। ऐसे जैसा डीएनए वैसा आरएनए, सही है। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए से फंक्शनल पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट से नॉन फंक्शनल, एक्सॉन से एक्सॉन, इंट्रॉन से इंट्रॉन, एक्सॉन से एक्सॉन। अच्छा अब बच्चों सुनो, ये एचएनआरएनए में लिख दूं, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। एचएनआरएनए कंटेन इंट्रॉन प्लस एक्सॉन, दोनों है इसमें, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। अरे लेकिन सुनो तो, ये बच्चों अनस्टेबल है, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अमन वर्मा इधर देख ले, देखो, अरे भाई इसके एंड्स खुले हैं बच्चों, क्या इसके एंड्स खुले हैं? खुले हैं तो कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आएगा और काट डालेगा, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आएगा और काट डालेगा। ये देखो, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस आएगा काट डालेगा, ये देखो एक्सोन्यूक्लियस आया, काट के खत्म कर दिया, काट के खत्म कर दिया। इसीलिए तो बोल रहा हूं अनस्टेबल है। डोमिनेंस ऑफ आरएनए मतलब धरती पर आरएनए पहले आया, ये तात्पर्य है, ठीक है बच्चों। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एंड से कट सकता है, नहीं हटा सकते इंट्रॉन जीन से। कितना डीएनए काटेगा? तेरे पास कितनी सेल है, हर सेल से काटता रहेगा क्या इंट्रॉन, है ना। जीन से नहीं काट सकता भाई, आरएनए से काटेंगे। नॉन फंक्शनल डीएनए क्यों है हमारे पास, वो मैं बताऊंगा आगे चलकर जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा आ जाइए, अब कोई चैटिंग वेटिंग नहीं, हाँ ठीक है, आ जाओ बच्चों। ये अनस्टेबल बना है, इसके एंड्स तो अनस्टेबल है, एक्सोन्यूक्लियस काट डालेगा, इसीलिए स्प्लाइसिंग बाद में करना। अगर स्टेबल तो करो, इसके एंड्स को छिपाओ। तो एंड को छिपाने के लिए एक तरफ कैप लगा दो, एक तरफ टेल लगा दो, एक तरफ कैप, एक तरफ टोपी लगाओ, एक तरफ पूंछ लगा दो, छिप जाएगा। चलो तो पहले तो स्प्लाइसिंग के पहले स्टेबल करते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेबलाइजेशन, स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। अरे भाई स्टेबल करने के लिए 5' एंड पर कैप लगा दो, कैपिंग कर दो 5' एंड पर। और कैपिंग किसकी करोगे? कैपिंग करोगे बच्चों, कैप लगाई जाएगी किसकी? 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा दी जाएगी। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है, 7 तो नहीं लिखा है लेकिन ऐसे लिखा है, एनसीईआरटी ने ट्राइफॉस्फेट की जगह पीपीपी ही 3 बार लिख दिया है।
चाहो तो 7 MGT भी लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ना। और एनसीईआरटी ने पता है एक सेकंड, एनसीईआरटी ने इसे पता है क्या बोला है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। अनयूजुअल मतलब एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला है? एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। भाई अगर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता तो नॉर्मल होता, ये तो मिथाइल ग्वानोसाइन है, तो हुआ ना एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। सही है। अच्छा, किसकी मदद से लगा रहे हो? ये ऐड कर दो, इज एडेड with the help of enzyme, with the help of enzyme जिसका नाम है ग्वानिलिल। ग्वानिल नहीं, अक्सर लोग ग्वानिल लिख देता, नहीं ग्वानिल नहीं होता, ग्वानिलिल ट्रांसफरेज होता है। ग्वानिलिल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से लगा दो। एंजाइम का नाम ना याद करो चलेगा, एंजाइम का नाम ना याद करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखो 5' एंड पर क्या लगाना है? 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सही है, ये लगाते हैं 5' एंड पर। देखते रहना क्यों कैसे सब पता चल जाएगा, चिंता ना करो। तो कैप लगा दी 5' एंड, कैप से छिपा दो। अब 3' एंड पर चलो टेल लगाते हैं, क्यों लगाते सब पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों, अब दूसरी तरफ पॉली एडिनाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे? पॉली एडिनाइलेशन कराएंगे एट 3' एंड। अरे इसी को टेलिंग कहते हैं। पता है क्या लगाना है इसमें? 200 से 300 मॉलिक्यूल, 200 से 300 मॉलिक्यूल्स जोड़ने हैं। किसके? एएमपी के। अरे वही एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसे मैंने एडेनाइलिक एसिड नाम भी दिया था। और आपको पता है किसी भी एसिड को 8 लगा के लिख देते हैं, इसीलिए तो एनसीईआरटी ने एडेनाइलिक एसिड की जगह एडिनाइलेट लिखा है। ठीक है, तो 200 से 300 मॉलिक्यूल एएमपी के, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या बोलो एडिनाइलिक एसिड, या बोलो एडिनाइलेट के, ऐड कर दो। आर एडेड। कहां ऐड कर रहे हो? 3' एंड पर। किसकी मदद से? एक एंजाइम की मदद से। कौन सी एंजाइम? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से जोड़ दो। लेकिन गौर करना, कैसे लगाना है ये 200 से 300 एएमपी? इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कैसे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये क्या है? क्या है ये? ध्यान से बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है ये 15 नहीं 25 तक जाएगी क्लास, लेकिन खत्म हो जाएगा, ठीक है? समझना बच्चों, समझना। देखो, डीएनए, जब डीएनए से आरएनए बनाते हो ना, तो टेम्पलेट देख देख के बनाते हो। टेम्पलेट में ए है तो यह यू लगाते हो, जी है तो सी लगाते हो, सी है तो जी लगाते हो, टी है तो ए लगाते हो। तो अभी तक जो आरएनए आपने बनाया था वो टेम्पलेट देख के बनाया था, डीएनए को देख देख के बनाया था, तो वो टेम्पलेट डिपेंडेंट था। लेकिन अब ये जो 200 से 300 ए लगा रहे हो, क्या डीएनए में टी 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 है? क्या डीएनए में टी 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 इधर है कि मैं 200 से 300 ए लगा रहा हूं? नहीं है। तो बिना डीएनए देखे जब भी बनाओगे, जब भी डीएनए बिना देखे बनाओगे, वो कैसा होगा? बिना डीएनए देखे बनाओगे तो उसे क्या बोलोगे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। बिना डीएनए देखे बनाओगे, जो भी लगाओगे वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। हाँ आशीष, स्टेबलाइजेशन में क्या नहीं समझ में आया भाई? देख ले डायग्राम में, देख जरा, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। ये देख, मैं बना के दिखाता हूं। देख, ये था एमआरएनए, सही है? एचएनआरएनए एक्चुअली। यहां पर एक्सॉन था, यहां इंट्रॉन था, आई से इंट्रॉन, ई से एक्सॉन, एंड इसके खुले थे तो कोई भी काट डालेगा। हाँ, कैपिंग और टेलिंग दोनों टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हैं। कैपिंग और टेलिंग दोनों टेम्पलेट देखे बिना होता है। कैपिंग टेलिंग दोनों, सिर्फ टेलिंग नहीं, एनसीईआरटी ने सिर्फ टेलिंग में लिखा है, लेकिन मैं खुलकर बोल रहा हूं कैपिंग टेलिंग दोनों। क्या डीएनए देखकर लगा रहे हो ये? नहीं। क्या डीएनए देख के लगा रहे हो? नहीं। तो दोनों टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, सही है? हाँ बिल्कुल।
आ जाओ बच्चों, देखो ये लगा रहा हूं मैं कैप, इधर आओ, टोपी लगा रहा हूं इस पर 200 से, सॉरी यहां पर क्या लगा रहे हो, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप कहां लगा दी, 5' एंड पर लगा दिया। अच्छा 3' एंड पर बिना डीएनए देखे क्या लगा रहे हो, 200 से 300 एएमपी, एएमपी नहीं लिख रहे हम ए लिख रहे हैं, ये लो 3' एंड पर ये लगा दिया। इसको क्या बोलोगे, पॉली ए टेल। कैप को राहुल बाद में बात करेंगे सिवेरोक्वा की, वो भी होगा। जहां भी डीएनए देखे बिना कुछ भी लगाया जाए वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, सही है। अब सुनो, 5' एंड पर कैप लगा दी, 3' एंड पर छिपा दिया ना एंड को, लेकिन मेरी बात सुनो, ये एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड क्यों लगाया, नॉर्मल क्यों नहीं लगाया। याद है टीआरएनए में मैंने बोला था एबनॉर्मल बेसिस होते हैं ताकि एक्सोन्यूक्लियस पहचान ही ना पाए कि ये न्यूक्लिक एसिड है, याद है। सेम इज हियर, एक्सोन्यूक्लियस ने पकड़ लिया इसे, बोले इधर आ, अच्छा पढ़ना शुरू किया, 7 मिथाइल ग्वान, नहीं तू न्यूक्लिक एसिड नहीं है, जा, कटने से बच गया या नहीं। तो इधर एक इसलिए लगाया है, एक लगाया लेकिन एबनॉर्मल लगाया है, तो इधर से कभी भी पहचाना नहीं जाएगा कि ये न्यूक्लिक एसिड, और कभी भी काटा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं इधर से काटा जाएगा। एक लगाया लेकिन एबनॉर्मल, तो पहचाना ही नहीं जाएगा, सही है। तो इधर से तो कभी नहीं कटेगा। सर इधर आपने नॉर्मल लगाया, सर इधर से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। अरे तभी तो 200 से 300 लगा दिए, नॉर्मल लगाया है तभी 200 से 300 लगाए हैं। सर एक्सोन्यूक्लियस पहचान लेगा, हाँ पहचान लेगा। सर काटेगा, हाँ बिल्कुल काटेगा। अरे काटेगा भाई, नॉर्मल है, अरे तभी 200-300 लगा दिया कि एक्सोन्यूक्लियस तू पहचान और काट, तू पहचान और काट। जब तक तू काटते हुए इधर तक पहुंचेगा, जब तक तब तक इसकी स्प्लाइसिंग हो चुकी होगी, ट्रांसलेशन हो चुका है, प्रोटीन बन चुकी होगी। अब तू आराम से इसे काट के खत्म कर दे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब प्रोटीन चाहिए हम एक फ्रेश एमआरएनए बनाते हैं। तो एक तरफ एबनॉर्मल लगा दिया कि कभी ना कटे, एक तरफ एबनॉर्मल लगा दिया कभी ना कटे, समझ रहे हो, और एक तरफ ऐसा लगा दिया लेकिन लंबा लगा दिया कि तू काट, पहचान और काट। जब तक तू काटेगा तब तक तो इधर ट्रांस स्प्लाइसिंग भी हो चुकी है, प्रोटीन भी बन चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका होगा, काट डाल भाई। नहीं काटेगा तो फिर ये कचड़े की तरफ पड़ा रहेगा सेल में, इसलिए डिस्ट्रॉय भी तो करना है, तो एक तरफ नॉर्मल लगा दिया, समझ गए। और अगर दोनों तरफ एबनॉर्मल लगा देते, राखी जो बोल रहे हो दोनों तरफ एबनॉर्मल लगा दूंगा, तो फिर तो दोनों तरफ से नहीं कटेगा। तो बच्चों बचपन में जो एमआरएनए बना था आपका, वो आरएनए कचड़े की तरह सेल में अभी भी पड़ा होता, क्योंकि कटता ही नहीं, कितना सारा कचड़ा इकट्ठा हो गया होता सेल में। इसीलिए एक तरफ ऐसा लगा दी कि पहचान और काट, जैसे प्रोटीन बन जाए, किसी काम का नहीं भाई, डिस्ट्रॉय करो, सही है। अच्छा अब देखो बच्चों, स्टेबल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। एक तरफ कैप लगा दी, एक तरफ टेल, क्यों लगाया, स्टेबिलिटी बढ़ाने। बच्चों कहीं पर नीट में लाइन आ गई, विथ टाइम टेल गेट शॉर्टेंड, टाइम के साथ टेल छोटी होती जाती है। क्या यह सही लग रहा है आपको, टेल टाइम के साथ छोटा होता जाता है, क्या यह सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही होगा ये, क्यों, क्योंकि बोला ना नॉर्मल बेस है, तो पहचान तो लेगा ही, तो काटेगा तो है ही। अरे नहीं, टाइम के साथ तो ये टेल छोटा होता जाएगा ना बच्चे, नॉर्मल बेस है, सही है। हाँ देखो, जब ये कटता कटता जब प्रोटीन बन चुका, उसे काटते 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 यहां तक आ जाओ, इसे पड़ा रहने दो अलग से, अगली बार जब होगा ट्रांसक्रिप्शन फिर से उठा लेंगे, सही है। हाँ ठीक है भाई, और सुनो, स्टेबल हो चुका है, अब आ जाओ स्प्लाइसिंग, जो मेन मुद्दा है, इसी की स्प्लाइसिंग करानी है। तो ये डायग्राम ऊपर ले चलता हूं और स्प्लाइसिंग कराएंगे अगले पेज में। देखो बच्चों, अब करानी है स्प्लाइसिंग। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है काटना, इसीलिए मैं अपने शब्दों में
स्प्लाइसिंग को पता है क्या लिख देता हूं? टेलरिंग। क्या लिख देता हूं? टेलरिंग। सही है। टेलरिंग का मतलब जानते हो ना, काटना नहीं। सही है। टेलरिंग का मतलब ये होता है, टेलर क्या करता है? काटते ही काटता नहीं है, जो काम की चीज है उसे जोड़ता भी है। तो स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन को काट के हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, दोनों मिलाकर स्प्लाइसिंग है। ये नहीं काटना काटना इज स्प्लाइसिंग। तो देखो बच्चों, स्प्लाइसिंग कैसे होती है? याद है एसएनआरएनए मैंने बोला था, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस 7 से 8 प्रोटीन जुड़ जाते हैं। ठीक है, बन जाता है ये क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर। ध्यान से भाई, 5 मिनट से 5-7 मिनट लगेंगे अभी, है ना? 10 तक भी जा सकता है, लेकिन कंप्लीट कर लेना है यार, बीच में थोड़ी ना। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, अरे ये क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या कहलाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या कहलाएगा? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो बच्चों, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलेंगे? स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। शॉर्ट में लिखूं SNRNP। क्या बोलेंगे बच्चों? SNRNP। SNRNA प्लस 7 से 8 प्रोटीन लगा दिया। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए से कुछ प्रोटीन जुड़ गया, क्या बन गया? SNRNP। अब ये जो बना ना बच्चों, इससे कुछ एक्स्ट्रा और प्रोटीन जुड़ेंगी, प्लस एडिशनल प्रोटीन और जुड़ेंगी। अब ये जब एक्स्ट्रा प्रोटीन जुड़ेगी ना बच्चों, तो जो बनेगा उसे कहेंगे स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या कहोगे? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्प्लाइसियोसोम बनेगा, इसमें राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, मतलब आरएनए को काटने की एक्टिविटी है, और प्लस आरएनए लाइगेज एक्टिविटी भी है, मतलब आरएनए को जोड़ने की भी एक्टिविटी है। और ये काम करेगा बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा, एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा। ये देखो, यूजेस एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एक बार दोबारा सुन लो इसको बच्चों। देखो, 7 से 8 प्रोटीन नहीं याद करना है आपको, आपको याद करना है एसएनआरएनए से कुछ प्रोटीन जुड़े। एसएनआरएनए से कुछ प्रोटीन जुड़े, क्या बन गया? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, बोले तो एसएनआरएनपी। उसमें कुछ और प्रोटीन जुड़े, क्या बन गया? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। गिनती नहीं याद रखना है, क्या बन गया? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। और स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स ही है बच्चों जो कि आरएनए को काटने की एक्टिविटी रखता है, बोले तो राइबो न्यूक्लियस एक्टिविटी, और आरएनए को जोड़ने की एक्टिविटी रखता है, आरएनए लाइगेज एक्टिविटी। और इस काम के लिए एनर्जी लेगा फ्रॉम एटीपी। कैसे काम करेगा स्प्लाइसोसोम, वो देखो, आ जाओ फटाफट देखते हैं। हाँ, आ जाओ। देखो बच्चों, ये था अपना एचएनआरएनए। इधर कैप लगी हुई है ना? 5' एंड पर कैप लगी है, 3' एंड पर ढेर सारे ए की टेल लगी है, 3' एंड पर ये लगा है। याद करो, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है। कैसे काम करते हैं ध्यान से देखना बच्चे। हिंदी के मॉड्यूल थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, तैयारी चल रही है बच्चे हिंदी मॉड्यूल की, तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अभी फोकस इस पर कर लो यार, ठीक है? देखो, स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स बन गए, वो क्या करेंगे? फोकस रखिएगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं। देखो जरा, इंट्रॉन के दोनों एंड पर कौन जुड़ गया? स्प्लाइसियोसोम। कौन जुड़ गया? स्प्लाइसियोसोम। ये जो जुड़ा है इसे क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम। ये देखो, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जुड़ गए, ये भी और ये भी। और सुनो तो, ये बच्चों, ये इंट्रॉन का आपको नहीं लग रहा ये 5' एंड है और ये 3' एंड है? सवाल आ जाए, स्प्लाइसियोसोम कहां जुड़ेगा, या एसएनआरएनए कहां जुड़ेगा? तो एक ही जवाब देना है, इंट्रॉन के दोनों एंड पर। इंट्रॉन के दोनों एंड पर, बोले तो 5' और 3' पर। 5' और 3' एंड पर इंट्रॉन के कौन जुड़ जाएगा? स्प्लाइसियोसोम। अब स्प्लाइसियोसोम करेगा क्या, बस देख लो। नीतीश कुमार ध्यान दे ले भाई। अब जुड़ गया, अब ये जो स्प्लाइसियोसोम जुड़ा ना, अब ये एक दूसरे के पास आएंगे। सर, एक दूसरे के पास आएंगे तो इस धागे का क्या होगा? अरे धागा ही तो है, फोल्ड हो जाएगा।
भाई ये दोनों पास पास आएंगे तो ये धागा ही तो है, फोल्ड हो जाएगा। लाओ पास पास लाओ इनको, ये देखो, देखो ये कैप है 5' एंड पर, ये एक्सॉन था, ठीक है। अब ये जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये देखो पास पास आ गए, एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी दूर था, ये पास में आ गए, दोनों पास पास में आ गए। सर फिर वो धागा, अरे धागे का भी देख लो भाई, काय को टेंशन लेते हो, वो जो इंट्रॉन वाला धागा ही तो था, ये ऐसे लूप बन गया बच्चों। ये देखो, ये एक्सॉन है, ये पॉली ए टेल है। ध्यान दो, एंडिंग की तरफ है हम। तो देखो ना स्प्लाइसियोसोम क्या कर रहा है, स्प्लाइसियोसोम ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इंट्रॉन के दोनों एंड पर जुड़ गया, 5' 3' एंड ऑफ इंट्रॉन में जुड़ गया, और क्या किया, पास पास आ गए, पास पास आ गए। तो इससे फायदा क्या हुआ सर? अरे इसका फायदा ये हुआ कि जो एंड्स हैं इंट्रॉन के जो एंड्स हैं, ये देखो इंट्रॉन के एंड जो दूर दूर थे वो पास पास आ गए, इंट्रॉन के एंड दोनों पास पास आ गए। पास पास आ गए तो सर, पास पास आ गए तो अब स्प्लाइसियोसोम अपनी ये वाली एक्टिविटी दिखाएगा, आरएनए को काटने वाली। देखो क्या कर रहा है स्प्लाइसियोसोम, ये और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देगा। अरे एक्सॉन और इंट्रॉन का कनेक्शन काट देगा, एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच का कनेक्शन काट देगा। क्या बोला मैंने? इंट्रॉन और एक्सॉन के कनेक्शन को काट देगा। अरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देगा भाई। तो इंट्रॉन का कनेक्शन कट गया एक्सॉन से, उठा ले जाओ, डिस्ट्रॉय करो। तो देखो जरा, देखो देखो देखो, ले जाओ उठा के इसको, लो उठा ले जा रहा हूं। ये देखो उठा के ले गए इसको, किसको? इंट्रॉन को। ये लो, ये इंट्रॉन ले गए उठाकर, और इंट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो क्या लिखूं एरो में? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो गया, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो गया बच्चों। स्प्लाइसियोसोम दोनों एंड पर जुड़े, पास पास आ गए, पास पास आ गए तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया तो ये हट गया, उठा के ले गए, डिस्ट्रॉय कर दो। क्या बचा अब? क्या बचा अब? सिर्फ एक्सॉन, एक्सॉन। देखो, ये देखो अगले डायग्राम में क्या दिखाऊं, ये एक्सॉन है, ये कैप है, वो एक्सॉन है, और ये पॉली ए टेल है। एक्सॉन एक्सॉन बचा। अरे ले आओ ना ये वाली एक्टिविटी। अब स्प्लाइसियोसोम क्या दिखाएगा? आरएनए लाइगेज एक्टिविटी, और दोनों को जोड़ देगा। सही है? तो आरएनए लाइगेज एक्टिविटी से जोड़ दो। ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, क्या हो रहा है? एक्सॉन्स को जुड़वा दो बाई आरएनए लाइगेज एक्टिविटी, जुड़वा दो। तो क्या हो जाएगा? जुड़वाओ ना, अगले डायग्राम में है, अब यही थोड़ी जुड़वाओगे। एक्सॉन एक्सॉन जुड़वा दो, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, जोड़ दिया, और ये कैप है, और ये टेल है। लो बन गया। बोलू इसे अब फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए। क्या बोलोगे? फुली फंक्शनल एमआरएनए। कहां बन गया? न्यूक्लियस में, और चला जाएगा ये साइटोप्लाज्म में, ताकि ट्रांसलेशन हो सके। ये न्यूक्लियस से मूव आउट कर जाएगा, मूव आउट कर जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस से टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से चला गया साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। समझे क्या? एक बार फटाफट फटाफट 1 मिनट का रिकैप है ना, 1 मिनट का रिकैप। हाँ सुनिएगा, एक के बाद एक है राइबो, ये पीयूष। अच्छा सुनो, मैं बोल रहा हूं एसएनआरएनए और कुछ प्रोटीन जुड़े, क्या बना? एसएनआरएनपी। उसमें कुछ और प्रोटीन जुड़े, क्या बन गया? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अब स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो बना वो इंट्रॉन के दोनों एंड पर जुड़ेगा, 5' और 3' एंड, दोनों एंड पर जुड़ गया स्प्लाइसियोसोम। जुड़ने के बाद क्या करेगा? पास पास आएंगे। तो पास पास आए तो एंड्स ऑफ इंट्रॉन भी तो पास पास आ गए, एंड ऑफ इंट्रॉन दूर दूर थे, पास पास आ गए। पास पास आ गए तो अपनी राइबो न्यूक्लियस एक्टिविटी से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, उठा लो यहां से, डिस्ट्रॉय कर दो, बचा एक्सॉन एक्सॉन। आरएनए लाइगेज एक्टिविटी से जोड़ दो, तो क्या बन गया? फुली फंक्शनल एमआरएनए, रेडी फॉर है ट्रांसलेशन। ले जाओ साइटोप्लाज्म में,
और ट्रांसलेशन करवाओ। राइबोसोम से जुड़ेगा ना और ट्रांसलेशन करेगा। कहां? साइटोप्लाज्म में। समझ गए बच्चों? ये था स्प्लाइसिंग। 11 मिनट लेट हो गए यार आज, ठीक है, लेकिन स्प्लाइसिंग हो गई। अगली क्लास में जेनेटिक कोड पूरा करेंगे, तरह तरह के न्यूमेरिकल, और वो जेनेटिक कोड की टेबल वो भी क्लियर करूंगा। 25 स्प्लाइसिसोम तो ढेर सारे बने ना रंजीत, तो काट भी रहे हैं उधर जोड़ भी रहे हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। अच्छा चलो आज का पार्ट कर ले। हाँ, थैंक यू, वेलकम, सब कुछ है। थोड़ा अपना सीरीज कंटिन्यू कर लेता हूं, बाकी हो गया है ना। तो अब बात, टेस्ट होप आपका अच्छा गया होगा। जिनका टेस्ट अच्छा नहीं गया है अच्छे से मेहनत करें, अगले टेस्ट के लिए तैयार करें, है ना। 12th की बुक में है भाई शालू, 12th की बुक में है। हाँ, कैपिटल नहीं हटाएंगे, ठीक है, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए आ जाइए, इंटर्न को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अपनी सीरीज चला देते हैं, है ना, MKG पीडिया चला देते हैं 1 मिनट का, और क्लोज करते हैं इसको, है ना। ठीक है बच्चे, तो आज MKG पीडिया में हाँ थोड़ा कुछ मोटिवेशनल बोल दिया जाए, है ना। ठीक है, आज मोटिवेशनल, आशीष टाइम मैनेजमेंट पर भी बात करूंगा बहुत जल्दी, लेकिन अभी कुछ मोटिवेशनल हो जाए, ठीक है। तो आ जाइए यार, पानी पी लो। मार्क्स इंप्रूव कैसे करें बता दीजिए। मार्क्स इंप्रूव, अच्छा टेस्ट में मार्क्स, अच्छा नेवर गिव अप, अच्छा ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। मार्क्स इंप्रूव, सारे टॉपिक जो आप बोल रहे हो ना वो सारे बोलूंगा। चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं ना। आगे स्लाइड चेंज, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आ जाइए, रुक जाओ यार, रिपीट करना होगा, है ना, कर लेंगे कोई नहीं, और ग्रीन कलर से लिखेंगे। ठीक है बच्चों आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं आज का MKG पीडिया और नीट 2026 एपिसोड 6। तो बच्चों पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि ड्रॉपर्स क्या गलती करते हैं। शुरुआत के 2-3 महीने वो कुछ भी पढ़ते हैं, बाद में सब मैशअप कर लेते हैं। वो नहीं करना है अगर सक्सेसफुल होना है तो। जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में सिर्फ उस पर फोकस करें, ये मैं बता चुका हूं पिछले एपिसोड में। आज ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि टेस्ट में, मान लीजिए किसी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए, तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। अपन को ये नहीं सोचना है टेस्ट खराब हो गया अब कैसे होगा, नहीं भाई, ये रिहर्सल टेस्ट है बच्चों, और एक टेस्ट खराब हो गया तो बाउंस बैक करेंगे अगले में। कुछ इस तरह से सोचना है, नजरिया ये रखना है कि आप रास्ते में जा रहे थे, कोई आया तेज का 2 थप्पड़ मारा और भाग गया, क्या करोगे बच्चों? यही कि रोते रहेंगे वहीं बैठ के? नहीं ना, बल्कि ये नजरिया रखना है कि कोई बात नहीं, अगली बार जब मिलेगा ना तो जी भर के कूटेंगे भाई इसको। यही नजरिया माइनर टेस्ट, ये